सुप्रभात साथियों, मैं हूं सागर अरोड़ा, आपका दोस्त और आपका हिंदी का अध्यापक। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज के समय में ऐसी महामारी कोरोना फैला हुआ है जो कि सबको परेशान किया है, तो आप लोग इससे बच के रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए मेरे दोस्तों। हम लोग आपका साथ रोज निभा रहे हैं और रोज नए नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। चलिए आज हम अपने टॉपिक से आपका परिचय कराते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में और कुछ चिन्हों के बारे में, और ऐसे चिन्ह जिसको अभी तक आप समझते थे ये तो संस्कृत का है, परंतु मेरे दोस्त ये हिंदी का है। तो आइए देखते हैं आज के अपने टॉपिक को और जानते हैं आज हिंदी में हम लोगों को पढ़ना क्या है। और उससे पहले साथियों, आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए साथियों, चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विसर्ग को। किसको पढ़ने वाले हैं? विसर्ग को। देखिए जो विसर्ग है इसको आहा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आहा भी बोला जाता है। और आगे कहते हैं विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका प्रयोग स्वर के बाद करते हैं। कभी भी इसका प्रयोग व्यंजन के बाद नहीं होगा। विसर्ग का प्रयोग जब भी होगा हमेशा और हमेशा स्वर के बाद होगा। आगे चलते हैं और देखिए इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में होता है। एक बात और याद रखिएगा कि इसका जो है इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में होता है। कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, और कई लोग बता देते हैं कि विसर्ग का प्रयोग हिंदी में हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा विसर्ग का प्रयोग कहाँ होगा मेरे दोस्तों? तो विसर्ग का प्रयोग होगा संस्कृत में। चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें कुछ बातें देख लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे प्रातः या प्रायः, इस प्रकार इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आते हैं चंद्र बिंदु पर। किस पर आते हैं? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, देखिए जो चंद्र बिंदु होता है वो ये होता है। ये एक मात्रा है जिसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। अब आप बताइए ये चंद्र बिंदु संस्कृत का है या हिंदी का है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता दीजिए कि देखें थोड़ा आप लोगों को आता है या नहीं आता है। तो मेरे दोस्तों जो चंद्र बिंदु होता है वो हिंदी की ध्वनि है, तो इसको याद रख लीजिए। यह हिंदी की ध्वनि है। यह किसकी ध्वनि है मेरे दोस्तों? हिंदी की ध्वनि है। यह किसकी ध्वनि है? हिंदी की ध्वनि है। और आगे कहते हैं इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। यहां पर साफ साफ लिख लीजिए, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। और आगे चलते हैं हलंत। हलंत क्या होता है? हलंत क्या होता है मेरे दोस्तों? तो आप जानते हैं हलंत ये होता है। इसका काम क्या होता है कि ये दो वर्णों को जोड़ने का काम करता है। दो वर्णों को जोड़ने का काम करता है। बस मैं सीधा आने वाला हूं शब्द पे, और आइए सीधा आप चलते हैं शब्द पे। तो हमें ये तीन चीजें बतानी थी जो हमने आपको बता दी। जो विसर्ग होता है इसका प्रयोग स्वर के बाद करते हैं, इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में होता है। फिर आगे बात करते हैं चंद्र बिंदु। तो कई लोग इसको संस्कृत का समझते हैं, परंतु ये हिंदी का होता है। लिखा है यह हिंदी को अपनी ध्वनि है और इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। फिर हलंत की प्रयोग की बात कर लें तो यह दो वर्णों को जोड़ने का काम
करता है। अब आइए साथियों चलते हैं आज के अपने स्पेशल टॉपिक पर, नए टॉपिक पर, जिसका नाम होगा शब्द। आइए बिना देरी किए हुए मैं आपको ले चलता हूं अपने आज के नए टॉपिक पर और बात करता हूं कि शब्द क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सारी बातें आज हम लोग आपके सामने यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शब्द। किसकी बात करेंगे? शब्द की। अच्छा, आप सब बताइए कि शब्द क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि अक्षर से निर्मित सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर से बने हुए, अक्षर से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? शब्द कहते हैं। अक्षर से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मतलब ऐसी आवाज जिसका कोई अर्थ हो, जो सुनने में समझ में आ जाए, वह क्या होता है मेरे दोस्तों? शब्द कहलाता है। वह क्या होता है? शब्द कहलाता है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि अक्षरों को योग से, अक्षरों के योग से क्या बनता है? अक्षरों के योग से क्या बनता है? यह आपका प्रश्न है, यह आपका क्वेश्चन है और आपको बताना है कि अक्षरों के योग से क्या बनता है। तो आप बता दीजिएगा कि अक्षरों के योग से क्या बनता है मेरे साथियों? शब्द बनता है। अक्षरों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। आइए शब्द के प्रकार देखते हैं। तो देखिए, शब्द दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे साथियों? दो प्रकार का होता है। कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आया है कि शब्द के प्रकार बताइए। तो कई बच्चे बताते हैं शब्द 3 प्रकार का होता है, कई बताते हैं शब्द 4 प्रकार का होता है। लेकिन मुख्यतः शब्द कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो बात करते हैं। सबसे पहले सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द देखिए, इसमें जुड़ा है सार्थक, मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अच्छा अर्थ, कोई सार्थक अर्थ निकलेगा। उसका अर्थ ऐसा होगा जिसका कोई अर्थ होगा, जिसको समझा जा सकेगा, जिसको सुना जा सकेगा, पहचाना जा सकेगा। यहाँ लिखा है निरर्थक, मतलब बिना किसी अर्थ का। मतलब यदि कोई ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ ही न निकलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो आइए इसकी छोटी सी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, सार्थक शब्द की और निरर्थक शब्द की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि आप यूपी बीएड की परीक्षा दे रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिसमें हिंदी आती है, तो हिंदी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कि शब्द के प्रकार। तो देखिए, पहला होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है। अब आइए इसकी कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। उदाहरण की बात कर लें, घर। देखिए, घर का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यदि हम बात कर लें नगर, नगर का मतलब भी समझ में आ जाएगा। यदि हम बात कर लें विद्यालय, इसका भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि घर का अर्थ हमें पता है, नगर का अर्थ पता है, विद्यालय का अर्थ पता है। मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ हमें समझ में आता है, जिनका अर्थ होता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब दूसरी की बात करें
निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ नहीं होता, वो क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निरर्थक शब्द में जैसे देखिए फटाफट, चटाचट। अच्छा बताइए इस फटाफट का मतलब क्या है? हम लोग फटाफट को अपने से इमेजिन कर लें, फटाफट मतलब जल्दी जल्दी, लेकिन इस फटाफट का कोई आप सुनने में मतलब निकल रहा है तो आप कहेंगे नहीं सर। चटाचट का सुनने में कोई मतलब निकल रहा है तो आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही न निकले वो निरर्थक होते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकल जाता है वो कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? वो सार्थक शब्द होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। कुछ रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। ये अलग हो गए साथियों। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो कुछ अलग टॉपिक है और इससे प्रश्न कई बार बनते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बनावट के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया। अब देखिए बनावट के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द। कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ी शब्द भी इनको कह सकते हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं और इससे पेपर में कई बार प्रश्न आता है। यह ऐसे शब्द होते हैं, यह ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के योग से नहीं बनते। कहने का मतलब यह है कि इनको बनाने के लिए 2 अक्षरों का योग करने की जरूरत नहीं होती है। यह बिना योग के ही हमें अपना अर्थ स्पष्ट दे देते हैं। इस कारण इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाथ। अब देखिए इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कलम। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं कमल। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं कान। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं गला। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लिखने के लिए हमें किसी 2 अक्षरों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह बिना जुड़े बिना योग से ही बन जाते हैं। हाथ, कलम, कान, गला। देखिए ये होते हैं आपके रूढ़ शब्द। अभी मैं आपको इसका और एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा। दूसरा होता है यौगिक। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्तों? यौगिक शब्द। क्या होता है? यौगिक शब्द। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, और यहाँ पर ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से नहीं बनते वो अकेले ही काम करते हैं। और यहाँ पर यौगिक में क्या है? यौगिक का मतलब ही है योग। यौगिक का मतलब क्या है? योग। योग मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आइए उदाहरण की इसके बात कर लेते हैं। उदाहरण की बात करते हैं महाविद्यालय। अब देखिए ये महा है और विद्यालय। देखिए 2 चीजों का हुआ। अगला देखते हैं छात्रावास। देखिए छात्रा अलग हो गया और वास अलग हो गया। छात्रावास। आगे कहते हैं विश्वविद्यालय। अगला एग्जांपल होगा
विश्वविद्यालय। देखिए एक शब्द आपका विश्व है और दूसरा शब्द आपका विद्यालय है, तो आप देख सकते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। और यौगिक शब्द में मेरे दोस्तों दो शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण में मैंने लिखवाया महाविद्यालय, देखिए महा भी जुड़ा है और विद्यालय, मतलब दो शब्दों के योग से बना है तो यौगिक शब्द हो गया। छात्रावास में देखिए छात्रा है और वास है, दो अलग अलग शब्दों के योग से बना है तो यह भी यौगिक शब्द हो गया। विश्वविद्यालय, देखिए विश्व एक शब्द है, विद्यालय अगला शब्द है, तो यहाँ पर भी दो शब्दों के योग से मिलकर बन रहा है, तो ये कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा मेरे दोस्तों। तो चलते हैं आगे तीसरे पे देखते हैं, कहता है योग रूढ़। तीसरा जो होता है योग रूढ़, योग रूढ़ी, इसको सही से लिख देता हूं, योग रूढ़ी। अब देखिए योग रूढ़ी क्या होता है, तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन अपना, अभी मैं लिख देता हूं, जो शब्द दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं परंतु अपना कुछ विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, कहता है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं परंतु अपना कुछ विशेष अर्थ देते हैं, मतलब वो कुछ अलग ही अर्थ देने लगते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और आइए योग रूढ़ का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पंकज, उदाहरण देखते हैं। अब देखिए पंकज, पंकज किसी का पर्यायवाची होता है। अगला हम बात करें जलद, जलद, ठीक। और हम बात कर लेते हैं, और बात कर लें तो पंकज देखिए दो शब्दों का योग से जरूर बनता है लेकिन पंकज का मतलब कुछ और हो जाएगा, और पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। उसी प्रकार जलद, यह भी अलग अलग शब्दों के योग से बने हैं लेकिन इनका कुछ अर्थ अलग होता है, मतलब जुड़ा तो ये भी है, दो शब्दों के योग से तो मिलकर बना है मेरे दोस्तों, परंतु जो इनका अर्थ है वो इनसे कुछ अलग होता है। पंकज का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन पंकज का जब हम पर्यायवाची में देखते हैं तो पंकज के पर्यायवाची में बहुत सारे अर्थ आपको पंकज के मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम जलद की बात करते हैं तो जलद का अपना तो कोई विशेष अर्थ नहीं होता, और होता भी है लेकिन हम जलद की बात हमेशा किस में करते हैं, पर्यायवाची में करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि योग रूढ़ में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग हम लोग पर्यायवाची में करते हैं। यौगिक शब्द में सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और यदि हम रूढ़ शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो बिना किसी शब्दों के योग के बने, मतलब उन्हें दो शब्दों के योग की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और सबका एग्जाम्पल, उदाहरण हमने आपको लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। अभी हमने आपको शब्द के दो मुख्य अर्थ भेद बताए, पहला था सार्थक और दूसरा था निरर्थक। उसके बाद हमने आपको बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद बताए, जिसमें सबसे पहला था रूढ़ शब्द, दूसरा था यौगिक शब्द और तीसरा था योग रूढ़। तो हमने आपको यह सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बता दी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे की बातों पर और देखते हैं कुछ और शब्दों को। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो ध्यान से समझिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
शब्द को 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है मेरे दोस्तों? 4 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहला होगा तत्सम शब्द। कौन सा होगा? तत्सम शब्द। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव। तो ये तत्सम क्या होता है मेरे साथियों, तद्भव क्या होता है, हम लोगों को आज उसी की बात करनी है। तो आइए, तत्सम शब्द का मतलब ये है कि वे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों हिंदी में होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो तत्सम शब्द होते हैं यह प्रायः संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं मेरे दोस्तों? संस्कृत के शब्द होते हैं। आप हमेशा देखे होंगे कि तत्सम और तद्भव की जब बात करते हैं तो आपको शायद पहले से जानकारी भी होगी, या नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं और इनका प्रयोग ज्यों का त्यों, मतलब यह शब्द तो संस्कृत के हैं परंतु सेम एंटिटीज उतर जाते हैं हिंदी में। और कुछ इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे पुष्प, हस्त, पुष्प हो गया, हस्त हो गया, और क्या हो गया? मुख हो गया। देखिए ये शब्द हैं संस्कृत के। पुष्प फूल को कहते हैं, फूल हिंदी हो गया, पुष्प संस्कृत है। हस्त हाथ होता है लेकिन यह संस्कृत है। मुख मतलब होता है मुंह, यह भी कैसा शब्द है? संस्कृत का, लेकिन कई बार इसका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है, लेकिन यह शब्द किसके होते हैं? संस्कृत के। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तत्सम शब्द कहाँ के हैं? ऑप्शन में लगाएगा संस्कृत, हिंदी, देशज, विदेशज। तो आपको बताना पड़ेगा कि तत्सम शब्द कहाँ के हैं मेरे दोस्तों? संस्कृत के हैं। और आइए दूसरे की बात करते हैं, यह है तद्भव। क्या है मेरे दोस्तों? तद्भव। तद्भव शब्द। अब देखिए, यदि तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं तो तद्भव शब्द कहाँ के होंगे? हिंदी के होंगे। तो देखिए एक्चुअल में ये भी संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अब हम लोग कहाँ करने लगे हैं? संस्कृत में करने लगे हैं। यहाँ पे वे शब्द जो संस्कृत के हैं, ये भी वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु धीरे धीरे इनका रूप बदल गया है। परंतु धीरे धीरे इनका रूप बदल गया है और इनका प्रयोग अब हिंदी में होने लगा है। इनका प्रयोग अब हिंदी में होने लगा है। अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, संस्कृत में पुष्प कहते थे, हिंदी में क्या कहेंगे? फूल कहेंगे। हस्त कहते थे, यहाँ क्या कहेंगे? हाथ कहेंगे। यहाँ मुख था, यहाँ क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। यदि हम आग की बात करें, किसकी बात करें? आग की, तो आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं, परंतु यहाँ आएंगे तो हम क्या कहेंगे? आग कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? आग कहेंगे। क्या कहेंगे? आग कहेंगे। यदि हम आम की बात करें, आम की, तो वहां आम्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे?
आम कहेंगे। तो देखिए तत्सम शब्द का मतलब यह है कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और उनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, मतलब यह शब्द बदलते नहीं हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और उनका प्रयोग हिंदी में वैसे ही हो जाता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वे सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव कई लोग इनको हिंदी का शब्द कहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये हिंदी का शब्द नहीं है। ये शब्द तो संस्कृत के हैं, परंतु धीरे धीरे इनका रूप बदल गया है और इनका प्रयोग अब हम हिंदी में करने लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनका प्रयोग यदि हम हिंदी में कर रहे हैं तो हम इन्हें हिंदी का शब्द कहेंगे। यह आज भी शब्द तो संस्कृत के हैं, बस इनका रूप बदल जाने के कारण इनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं और एग्जाम्पल आपके पास है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भाग में बांटा था। 2 भाग हमने पढ़ लिए, तत्सम और तद्भव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं देशज शब्द, ये तीसरा है हमारा देशज शब्द। देखिए देशज शब्द क्या होते हैं, तो ऐसा शब्द जिनके विषय में हमको ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे समझ सकते हैं इनके विषय में हमें ज्ञान नहीं होता, यह किसी भाषा से लिए गए हैं, यह किसी भाषा से लिए गए हैं और इन्हें देशज शब्द हम लोग कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखें तो खिड़की। अब देखिए यह ना तो हिंदी का लग रहा है, ना तो इंग्लिश का लग रहा है, ना किसी और का लग रहा है। उसके बाद हम बात करें तो लोटा, उसके बाद बात करें तो ठोस। ये आपकी भाषा से लिए गए शब्द हैं, तो इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। और चौथे की बात करते हैं तो आता है विदेशी शब्द। कौन से शब्द मेरे दोस्तों? विदेशी शब्द। अच्छा, नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा विदेशी। विदेशी का मतलब क्या होता है? जो अपने देश का न हो, मतलब कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं एवं इनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। अब देखिए ये शब्द कहाँ के होंगे मेरे दोस्तों? तो नाम में ही जुड़ा है विदेशी, तो ये अपने देश के तो नहीं होंगे या अपने देश की भाषा के नहीं होंगे। ये शब्द होंगे आपके विदेशी भाषा के, लेकिन इनका प्रयोग ज्यों का त्यों, मतलब जैसे उस शब्द को उस भाषा में बोला जाता है ठीक उसी प्रकार अपने यहाँ भी इनका प्रयोग कर दिया जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कई बार कुछ विदेशी शब्द कहाँ से लिए गए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए साथियों, तो हमें उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।